एलएसआई लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। हम अप्रैल माह की बात कर रहे थे। अप्रैल महीने में हमने पहला वीडियो देखा। अब चलते हैं दूसरे वीडियो की तरफ। दूसरा वीडियो अप्रैल महीने में मैंने बताया था हम 2 से 3 वीडियो में 4 वीडियो में इसको कवर करेंगे। इसके बाद फिर ऐसे वीकली हम आगे महीनों में इसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए तो आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर अप्रैल का दूसरा पार्ट। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ प्रतियोगियों, आपके जीवन में चींटी सबसे अच्छा उदाहरण होगा अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, अपने आप को एनर्जेटिक करने के लिए। चलिए तो चींटी को हमेशा फोकस करके तैयारी करिए और एक दिन सफलता आपके कदमों में होगी। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया? ऑप्शन है आपके पास 2021, 2022, 2023, 2024। ठीक है, आप सभी को पता है इसका सही आंसर क्या होगा? 2023। 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया। 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा फलों एवं सब्जियों का वर्ष घोषित किया गया है ना। 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महासभा द्वारा फलों एवं सब्जियों का वर्ष घोषित किया गया और अंतर्राष्ट्रीय महासभा द्वारा 2016 से 2025 तक का जो दशक है इसे पोषण और संयुक्त राष्ट्र कार्यवाही दशक के रूप में मनाया जा रहा है, घोषित किया गया। ठीक है, आप सभी को पता है अंतर्राष्ट्रीय महासभा संयुक्त राष्ट्र का एक भाग। अच्छा, मोटा अनाज वर्ष जो घोषित किया गया है वो भारत की तरफ से एक प्रस्ताव रखा गया था जिसे 70 से अधिक देशों का समर्थन प्राप्त है। और इसका उद्देश्य क्या था इस प्रस्ताव को रखने का? इस प्रस्ताव को रखने का मुख्य उद्देश्य जो था वो बदलती जलवायु की परिस्थितियों में मोटे अनाज के पोषण, स्वास्थ्य और लाभ और इसकी खेती के लिए उपयुक्तता के बारे में जागरूक करना। मोटे अनाज को लोग बहुत ज्यादा कम मात्रा में उपजाना शुरू किए थे, किसान उस पर बहुत फोकस नहीं कर रहे थे, तो उसके प्रति लोगों ने उसका बहुत ज्यादा उपयोग करना कम कर दिया था, जिसके प्रति जागरूकता की आवश्यकता थी। इसके लिए महासभा द्वारा इस वर्ष को घोषित किया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, व्यास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया? नासिरा शर्मा, प्रोफेसर शरद पगारे, शरण कुमार लिम्बाले, वासुदेव मोहे। जी हाँ, अभी हम पिछले वीडियो में हमने सरस्वती सम्मान की बात की थी, इस वीडियो में व्यास सम्मान की बात कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा, आप सभी को पता है, प्रोफेसर शरद पगारे। प्रोफेसर शरद पगारे इसका सही आंसर होगा, आप सभी को पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो ये भी के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये देखिए पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी, जिसके लिए प्रोफेसर शरद पगारे को यह पुरस्कार दिया गया और ये हैं प्रोफेसर शरद पगारे। चलिए देखते हैं, तो ये एक हिंदी लेखक हैं प्रोफेसर शरद कुमार पगारे, एक हिंदी लेखक हैं और इनकी जो पुस्तक है पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी, जिसके लिए पुरस्कार इनको दिया गया। के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया गया था 1991। जी हाँ, 1991 में पहला पुरस्कार दिया गया था रामविलास शर्मा जी को। उनकी पुस्तक थी जिसका नाम था भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, जिसके लिए पहला व्यास सम्मान दिया गया था। यह व्यास सम्मान किन्हें दिया जाता है? तो वह ऐसा कोई भी भारतीय नागरिक जो साहित्यिक कार्य करता हो और किस भाषा में लिखता हो? हिंदी में लिखता हो और 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित होना चाहिए। जिस वर्ष उस पुरस्कार को दिया जा रहा है उसके पहले के 10 वर्षों में वह प्रकाशित होना चाहिए। ऐसे लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और 4 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 4 लाख रुपए नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, यहाँ क्या क्वेश्चन है? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार नाम से ही क्लियर है कि महाराष्ट्र की जो शोभा बढ़ाएगा उसे ही दिया जाएगा।
तो यह किसी भी महाराष्ट्र के नागरिक को दिया जाता है। और ये किसे दिया गया है आपकी, ये आपकी दिया गया है आशा भोसले जी को, ठीक है। आशा भोसले एक प्रसिद्ध गायिका है, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ये देखिए फोटो आ गई आशा भोसले जी की, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। और यह पुरस्कार 1996 से दिया जाता रहा है, यह पुरस्कार 1996 से दिया जाता रहा। और राज्य के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिष्ठित कार्य और उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाता है। आशा भोसले को जानकारी आपको होनी चाहिए, 2000 में सन 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अभी हमने पिछली वीडियो में देखा 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था, उसका आंसर था रजनीकांत, है ना। चलिए, और पहला जरूर ध्यान रखना है आपको, पहला महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो दिया गया था वो मराठी लेखक हैं पीएल देशपांडे। जी हाँ, पहला महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मराठी लेखक पीएल देशपांडे को दिया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्ब्स की वार्षिक दुनिया के अरबपतियों की सूची में 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, जेफ बेजोस, एलन मस्क, बर्नार्ड अर्नल्ड, मुकेश अंबानी। पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, यहाँ प्रोड्यूस किया गया वार्षिक, है ना। फोर्ब्स द्वारा एक और सूची जारी की जाती है, इसको बोलते हैं रियल टाइम सूची, है ना। आप एग्जाम में जो आएगा वो वार्षिक सूची होता है। रियल टाइम सूची प्रतिदिन चेंज होती रहती है, प्रतिदिन इनके स्थान ऊपर नीचे होते रहते हैं, है ना। तो रियल टाइम सूची में कभी जेफ बेजोस ऊपर हो गए, कभी बर्नार्ड अर्नल्ड ऊपर हो गए, कभी एलन मस्क ऊपर हो गए, कभी मुकेश अंबानी आ गए, तो कभी जैक मा के ऊपर हो गए। ऐसे ही चीजें चलती रहती हैं और वार्षिक सूची एक वर्ष को लेकर के आती है। तो 2021 की यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, शीर्ष स्थान पर कौन है, और सही आंसर इसका है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस कौन है आपको पता ही है। जेफ बेजोस अमेज़न के सीईओ और एमडी हैं। सीईओ और एमडी हैं। इनको प्रथम स्थान प्राप्त है 177 बिलियन डॉलर के साथ। दूसरा स्थान है स्पेस एक्स के संस्थापक एलन मस्क को 191 बिलियन संपत्ति के साथ। एलबीएमएच फ्रेंच कंपनी है जो कि कॉस्मेटिक्स का काम करती है। बर्नार्ड अर्नल्ड उसके अध्यक्ष हैं, इनको 150 बिलियन डॉलर के साथ। तीसरा स्थान बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की बिल गेट्स को 124 बिलियन डॉलर के साथ चौथा स्थान है। और फेसबुक हम जो चलाते हैं फेसबुक 97 बिलियन डॉलर के साथ पांचवें स्थान पे है मार्क जुकरबर्ग। एशिया की बात करें, पूरी सूची में हमारे भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज के एमडी जो है मुकेश अंबानी जी, ये हैं 10वें स्थान पर। लेकिन एशिया में बात करें तो एशिया में प्रथम स्थान पर है और उनकी कुल संपत्ति है 84.5 बिलियन डॉलर, ठीक है। इन्होंने जैक मा को पीछे कर दिया पिछले वार्षिक सूची के आधार पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, युद्धाभ्यास शांतिर उग्रसेना 2021 कहां आयोजित किया गया? आपके सामने ऑप्शन है भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, है ना। युद्धाभ्यास शांतिर उग्रसेना 2021 यह बांग्लादेश द्वारा शुरू किया गया और बांग्लादेश में ही आयोजित किया गया। 50वें स्थापना दिवस या मुक्ति दिवस और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जन्म शताब्दी के अवसर पर यह शुरू किया गया, है ना। ये देखिए बांग्लादेश की मुक्ति के, बांग्लादेश की मुक्ति के 50 वर्ष और शताब्दी बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के मनाने के अवसर पर यह शुरू किया गया। यह बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसका उद्देश्य जो है शांति हेतु महत्वपूर्ण नीतियां स्थापित करना और पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना। हमारे मतलब बांग्लादेश के जो मैत्रीपूर्ण संबंध होंगे उनके पड़ोसियों के साथ, वो अच्छा रहेगा उनके लिए, उनके विकास में अच्छा रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें विकसित होंगी, बढ़ेंगी, है ना। अच्छा, इसके अवसर पर शुरू किया गया था, ये आपको ध्यान देना है, बांग्लादेश द्वारा शुरू किया गया था। और इसमें इसका मुख्य अभ्यास जो था वो था रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस, इसका विषय था, ठीक है। तो शांतिर उग्रसेना युद्ध अभ्यास 2021 ये बांग्लादेश की सेना द्वारा शुरू किया गया। क्यों शुरू किया गया? बांग्लादेश के
स्वतंत्रता का 50 वर्ष पूरा हुआ था और जन्म शताब्दी थी किसकी, वहां के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक लाइन और इसमें समझते हैं। इसमें भारतीय सेना, रॉयल भूटान आर्मी, श्रीलंकाई सेना, बांग्लादेश की सेना भाग ली। पर्यवेक्षक के रूप में अमेरिका, ब्रिटेन, तुर्की, सऊदी अरब, कुवैत, सिंगापुर ये सभी उपस्थित रहे। यहाँ युद्धाभ्यास की बात हुई है तो भारत और बांग्लादेश के बीच एक और युद्धाभ्यास होता है, आपको सभी पता है, संप्रति युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उन्नत जैव प्रौद्योगिकी संबंधित है। ऑप्शन है सौर ऊर्जा, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य। तो उसका सही आंसर होगा सुरक्षा। क्या सही आंसर होगा? सुरक्षा, है ना। जैव प्रौद्योगिकी क्या है? देखिए हमारे जो दुश्मन देशों की मिसाइल्स होती हैं, जो हमारे जहाजों पे अटैक करती हैं, उनको डिस्टर्ब करने के लिए, उनको भ्रमित करने के लिए जैव टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। जैव टेक्नोलॉजी में क्या होगा? देखिए मुख्यतः पहली तो बात आप ये जान लीजिए, डीआरडीओ द्वारा इसको बनाया गया। डीआरडीओ और प्रयोगशाला और रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा मिश्र रूप से इसको बनाया गया, संयुक्त रूप से इसको बनाया गया। इसको 3 टाइप में बनाया गया। पहला क्या? शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज, है ना। और सभी जितने भी प्रकार थे उनकी सभी का जो परीक्षण किया गया वो कहाँ किया गया? अरब सागर में किया गया। ठीक है। डीआरडीओ की बात आई तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है आप सभी को पता है, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, और इंग्लिश में बोलेंगे अगर तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर ने मिलकर के इसको बनाया। ठीक है। देखिए इस तकनीक के अंतर्गत क्या होता है, सशस्त्र बलों द्वारा, इस तकनीक के अंतर्गत सशस्त्र बलों द्वारा दुश्मन के रडार और रेडियो फ्रीक्वेंसी को चैफ के द्वारा रडार स्क्रीन पर भ्रमित किया जाता है ना। जैसे मान लीजिए कोई अटैक आ रहा है तो जो जहाज का अटैक है उसके पहले ही एक चैफ हम फेंक देंगे, एक चैफ हम हवा में उछाल देंगे, जिससे दुश्मन का जो रडार है उसमें भ्रमित हो जाएगा। वो चैफ को टारगेट समझ करे उस पर अटैक करेगा और हमारा जो मेन है, हमारा जो जहाज है वो सुरक्षित रहेगा। ये मेन फोकस है इसका, है ना। डीआरडीओ की स्थापना में बताई 1998 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं, है ना। डीआरडीओ अभी हाल में बहुत चर्चा में रहा, बहुत सारे आविष्कार हुए। कुछ मुख्य आविष्कार में देखते हैं यहाँ पे सिंधु नेत्र उपग्रह, सिंधु नेत्र सैटेलाइट के बारे में जानते हैं। अरब सागर में, हिंद सागर में इसको स्थापित किया गया। हिंद सागर की निगरानी करने के लिए मर्चेंट नेवी के और सैन्य जहाज जो हैं उनकी निगरानी रखने के लिए किया गया। पहली स्वदेशी मशीन, स्वदेशी पिस्तौल मशीन जो है वो असमी, ये भी आपके डीआरडीओ द्वारा ही बनाई गई है ना। आकाश संजीव मिसाइल डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है। देश का पहला एयर ड्रॉप कंटेनर सहायक एनजी 50 किलो तक का वजन, जो कि ऐसे स्थिति में जहाँ पे आसानी से पहुँचना उपलब्ध नहीं हो तो इसके अंदर रख करके आप 50 किलो तक का भार नीचे गिरा सकते हैं और जीपीएस ट्रैकर के द्वारा इसको प्राप्त कर सकते हैं, है ना। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम, ये भी डीआरडीओ द्वारा बनाया गया। अभी हाल ही में कोविड-19 एक ड्रग बनाया गया जिसका नाम दिया गया 2DG एंटी कोविड ड्रग, है ना। सीआरपीएफ के जवान के लिए रक्षता मिसाइल बनाई गई ताकि जैसे मान लीजिए नक्सली क्षेत्र हैं जहाँ पे बहुत जल्दी वैन नहीं पहुँच सकती, 4 पहिया वाहन नहीं पहुँच सकता, तो वहाँ 2 पहिया वाहन से जल्दी से हम पहुँच करके सीआरपीएफ जवानों की जान को बचाया सकता है। ऐसा एक एम्बुलेंस बनाया गया रक्षता, है ना। एक आत्मन जो सिटी स्कैन अभी बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ गया था, सबका सिटी स्कैन होने से ये कैंसर का भी खतरा था, है ना। तो उस स्थिति में डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया आत्मन को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा संचालित किया जाता है, आत्मन एआई, जो कि एक सिटी स्कैन का एक डिजिटल संस्करण है ना। इस तरीके से डीआरडीओ द्वारा और भी बहुत सारे आविष्कार किए गए जो कि आवश्यकता के अनुसार बनाए जाते हैं। डीआरडीओ द्वारा हमारे देश में रक्षा संबंधी शस्त्र डीआरडीओ और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री द्वारा बनाया जाता है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से सम्मानित दुती चंद किस खेल से संबंधित हैं, है ना। देखिए ये फोटो आ गया दुती चंद का। दुती चंद किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन आपके पास है तैराकी, भारोत्तोलन, एथलेटिक्स और कुश्ती, है ना। आप सभी को पता है सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा एथलेटिक्स। छत्तीसगढ़ की रहने वाली है दुती चंद और इन्होंने अभी हाल ही में कई रिकॉर्ड बनाए हैं। देखते हैं
पहले पुरस्कार के बारे में जानते हैं। तो छत्तीसगढ़ में खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है यह पुरस्कार। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है। और जकार्ता, अभी द्वितीय चंद की बात करें तो जकार्ता एशियाई खेलों में इन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर में अपना पदक जीता था, रजत पदक जीता था। द्वितीय चंद जो है 100 मीटर में भी स्पर्धा, 100 मीटर स्पर्धा में भी 11.22 सेकंड का इनका राष्ट्रीय रिकॉर्ड अभी भी है, जिसको कोई ट्रैक नहीं कर पाया है। इटली में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सल गेम में इन्होंने स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी द्वितीय चंद, है ना। ये सारी बातें द्वितीय चंद। देखिए क्वेश्चन में अवार्ड तो पूछता है पेपर में, कई बार ये पूछता है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये फोकस करना ज्यादा जरूरी है कि खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। पदक तो आपको आसानी से याद हो जाते हैं, पदक आप नहीं भूलते, लेकिन आसान जल्दी से आप वो भूल जाते हैं कि किस खेल से वो संबंधित है। जैसे अगला क्वेश्चन भी खेल से ही संबंधित है। क्वेश्चन क्या है, 68वें ग्रैंड मास्टर अर्जुन कल्याण किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे मैंने पूछा है ग्रैंड मास्टर अर्जुन कल्याण, है ना। अर्जुन कल्याण किस राज्य से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात। इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के चेन्नई से आते हैं अर्जुन कल्याण, है ना। ग्रैंड मास्टर किस खेल से संबंधित होते हैं, तो ग्रैंड मास्टर शतरंज से संबंधित होते हैं। ये देखिए फोटो आ गई अर्जुन कल्याण जी की, है ना। अर्जुन कल्याण जी भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर। इसके पहले गोवा के लियोन मेंडोका, इसके पहले गोवा के लियोन मेंडोका भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर थे। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, विश्वनाथन आनंद, जिनको शतरंज का जादूगर भी कहा जाता है। अच्छा, तमिलनाडु के रहने वाले हैं, चेन्नई के हैं, तमिलनाडु के चेन्नई के हैं, 18 वर्षीय हैं, अर्जुन कल्याण, है ना। और इन्होंने मोंटेनेग्रो के ग्रैंड मास्टर कोसिक ड्रैगन को हराकर किया उपलब्धि हासिल की, जिसके द्वारा इनको भारत का 68वां ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला, है ना। पहला किसी भी पुरस्कार में, किसी भी सम्मान में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है वर्तमान में किसको मिला, पहला किसको मिला था, इसके पहले किसके पास था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चल 93वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया। ऑप्शन है नो मैंस लैंड, द फादर, मॉक, साउंड ऑफ मेटल, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको बताना चाहूंगा नो मैंस लैंड इसका आंसर होगा। नो मैंस लैंड को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया था। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा नो मैंस लैंड 3 पुरस्कार पाई थी। यह फिल्म जो है 3 पुरस्कार प्राप्त किया था इस फिल्म ने, है ना। चल देखते हैं एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा प्रतिवर्ष ऑस्कर पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाता है लॉस एंजलिस में, है ना। लॉस एंजलिस में आयोजन किया जाता है। 93वें का भी वहीं आयोजन किया गया। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड नो मैंस लैंड को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लो झाओ, ये भी नो मैंस लैंड को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडरमंड, ये भी नो मैंस लैंड को दिया गया। इस प्रकार मैंने बताया ना, सबसे ज्यादा पुरस्कार नो मैंस लैंड ने 3 पुरस्कार प्राप्त किया। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉपकिंस, इन्होंने द फादर के लिए पुरस्कार प्राप्त किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निजी क्षेत्र के बैंकों के गवर्नेंस के रिटायरमेंट की आयु सीमा कितने वर्ष निर्धारित की गई है। पहला वर्ड यहां आता है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। भारत का केंद्रीय बैंक, जिसके द्वारा भारत के अन्य बैंकों को संचालित किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है ना। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1935 में 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, है ना। 1937 तक इसका मुख्यालय कोलकाता में था, 1937 से मुंबई शिफ्ट हो गया। 1949 तक यह एक निजी बैंक के रूप में कार्य कर रहा था। 1949 में इसको राष्ट्रीयकरण करके सरकारी बैंक बनाया गया। ठीक है। और क्वेश्चन आपका क्या पूछ सकता है, और क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिल्टन एंड यंग कमीशन की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है रिजर्व बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो रिजर्व बैंक के पहले अध्यक्ष थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, और पहले भारतीय अध्यक्ष थे सर सीडी देशमुख।
वर्तमान में रिजर्व बैंक के 25वें अध्यक्ष हैं शक्तिकांत दास, है ना। इतने क्वेश्चंस आपके रिजर्व बैंक से सीधे सीधे बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है, मैंने बताया रिजर्व बैंक भारत में सभी प्रकार के निजी बैंक हो, सरकारी बैंक हो, सभी बैंकों का नियंत्रण करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निजी क्षेत्र के बैंकों के गवर्नेंस रिटायरमेंट एज की आयु सीमा कितने वर्ष निर्धारित की है ना। तो ऑप्शन क्या है, 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष। तो इसका आंसर क्या होगा, 70 वर्ष। देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के निजी क्षेत्रों के बैंकों के प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ और पूर्णकालिक निदेशक के पद के लिए अधिकतम कार्यकाल 15 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष तय की गई। मतलब मैक्सिमम वो 70 वर्ष तक जा सकते हैं। 70 वर्ष की आयु सीमा अगर उनकी कंप्लीट हो गई है तो उनको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, है ना। और अगर 70 वर्ष नहीं पूरा हुआ, 15 साल पूरा हुआ है, तो भी उनको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। मतलब उस सीट पे मैक्सिमम 15 साल तक रह सकते हैं। अध्यक्ष और गैर कार्यकारी निर्देशकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 75 वर्ष निर्धारित की गई है। ये थोड़ा सा इससे डिफरेंट है ना। तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है 70 वर्ष या 15 वर्ष, जो भी पहले आ जाएगा वो रिटायरमेंट की एज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। तो नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। तो इसका सही आंसर क्या होगा, नॉर्वे। और दूसरे स्थान पे रहा फिनलैंड, तीसरे स्थान पे रहा स्वीडन, चौथे स्थान पे रहा डेनमार्क, है ना। इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो एक फ्रांस स्थित एक मीडिया निगरानी समूह है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, है ना, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है ना। पिछले लगातार 5 वर्षों से नॉर्वे इसमें प्रथम स्थान पे रहा है, दूसरे स्थान पे फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और कोस्टलिना 5वें स्थान पर है। बात आती है भारत की क्या रैंकिंग है, तो मैं आपको बताऊं 2021 और 2020 दोनों वर्षों में भारत 142वें स्थान पर ही रहा है ना। भारत की जो रैंकिंग है वो कितनी है, 142, 142। 2020 में भी भारत 142वें स्थान में ही था और 2021 में भी भारत 142वें स्थान पे है। कुल 180 देशों में यह गणना की गई है अब की वर्ष 2021 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा। गलत हो गया, यहाँ पे होगा कौन सा देश, है ना। तो देखेंगे स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड। इसका आंसर होगा स्वीडन। शीर्ष स्थान पे कौन सा देश रहा, स्वीडन। देखें विश्व आर्थिक मंच की बात आई, मैंने बताया था विश्व आर्थिक मंच की चर्चा हमने पिछली बार की थी, है ना। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ पे संपन्न हुई, तो आपका आंसर क्या होगा, सिंगापुर, है ना। दावोस में हर वर्ष होता रहा, कोरोना काल के नाते चेंज हुआ, लुत्सन आया, लुत्सन के बाद फिर चेंज होकर के सिंगापुर में संपन्न हुआ। अब की वर्ष फिर से प्रयास है कि वो वापस से दावोस में किया जाए, ठीक है। तो विश्व आर्थिक मंच की बात हो गई, इसी को विश्व आर्थिक फोरम भी कहते हैं, आप कंफ्यूज मत होइए। विश्व आर्थिक मंच या विश्व आर्थिक फोरम दोनों एक ही है ना। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है इस सूचकांक को, और क्या फोकस रखा जाता है, इसमें फोकस रखा जाता है पर्यावरणीय स्थिरता, आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को इसमें फोकस किया जाता है। और इसमें प्रथम स्थान पे कौन सा देश है, स्वीडन है, नॉर्वे दूसरे स्थान पे और तीसरे स्थान पे डेनमार्क। कुल 115 देशों में भारत का स्थान है 87वां, और पिछले वर्ष भारत का जो स्थान था वो था 74वां, है ना। ये सारे सूचकांक आपको रिवाइज करते रहना चाहिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको भूले नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया, है ना। पहला ऑप्शन है सस्मिता लिंका, नहीं, क्योंकि सस्मिता लिंका को एशिया प्रवर्तन पुरस्कार दिया गया था। रुमाना सिन्हा सैगल, ये भी नहीं, पिछले क्लास में हमने पढ़ा रुमाना सिन्हा सैगल को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार। तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर कृति केकरांत, जी हाँ यही सही आंसर है। डॉक्टर कृति केकरांत को वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। ये देखिए फोटो आ गई, डॉक्टर कृति केकरांत की, है ना। यह पुरस्कार वाइल्ड
यह पुरस्कार वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। और किसे दिया गया? तो डॉक्टर कृति के करांत को दिया गया। डॉक्टर कृति के करांत कौन है? तो डॉक्टर कृति के करांत कौन है? सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज के मुख्य संरक्षक वैज्ञानिक, है ना। ध्यान से देखेंगे, सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज बेंगलुरु में स्थित है। इसके मुख्य संरक्षक वैज्ञानिक है डॉक्टर कृति के करांत। और इनको क्यों दिया गया? तो इनकी एक थ्योरी है, एक दृष्टिकोण है, एक विशेष दृष्टिकोण है, इसका नाम है पावर ऑफ 3। ठीक है, पावर ऑफ 3 के कारण, जिसके जलवायु परिवर्तन में जो समाधान प्राप्त होगा, इसके कारण इनको यह पुरस्कार दिया गया। पावर ऑफ 3 में कौन कौन आता है? तो पशु, मानव और वनस्पतियों के बीच का जो अंतर्बद्धता है उसको शो करता है पावर ऑफ 3, है ना। इस अवार्ड के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला हैं। ठीक है, बहुत ही प्राउड का बात है भारत के लिए कि पहली एशियाई महिला है ये, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की E2025 पहल किस बीमारी से संबंधित है? मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, हेपेटाइटिस बी, है ना। तो ये बीमारी संबंधित है किससे? मलेरिया से, है ना। ये E2025 पहल क्या है WHO की? तो इस पहल के अंतर्गत 25 ऐसे देशों को लिया जाएगा जो कि 2025 तक अपने देश में मलेरिया का उन्मूलन कर सके, है ना। भारत 2030 तक इसका उन्मूलन करेगा। भारत 2030 तक मलेरिया का उन्मूलन करने की टारगेट रखा है। और 2025 तक टीबी, 2025 तक भारत टीबी का और 2030 तक मलेरिया का उन्मूलन करेगा, है ना। देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2025 तक मलेरिया के उन्मूलन से निपटने वाले 25 ऐसे देशों की पहचान करने के साथ ही E25 पहल की लॉन्च किया, जो कि 2025 तक अपने यहाँ मलेरिया का उन्मूलन कर सकते। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी, WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधनोम। और WHO द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 को ईयर ऑफ द नर्सेज एंड मिडवाइफ के रूप में चिन्हित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और फ्रांस के बीच होने वाले युद्धाभ्यास वरुण 2021 का आयोजन कहाँ किया गया, है ना। ऑप्शन है आपके पास प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अरब सागर। ठीक है, देखते हैं। तो देखिए, वर्ष 2021 का 19वां संस्करण, वर्ष 2021 का 19वां संस्करण का आयोजन अरब सागर में किया गया। वर्ष 2000 युद्धाभ्यास की बात करते हैं। भारत और फ्रांस के बीच मुख्य रूप से 3 युद्ध अभ्यास होते हैं, वरुण, गरुड़ और शक्ति, है ना। देखिए, शक्ति एक थल सेना अभ्यास है और गरुड़ एक वायुसेना अभ्यास है और वरुण जल सेना अभ्यास है। ठीक है, वरुण 2021 दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच तालमेल, समन्वय और अंतर तकनीक को बढ़ाने के लिए किया जाता है और ये प्रमुख युद्ध अभ्यास है ना। भारत और फ्रांस के बीच होना चाहिए। फ्रांस का नाम आते ही आपको ध्यान चाहिए, भारत विश्व में पहला जो प्रदूषण से मौत हुई थी वो फ्रांस के ही एलाइडो की हुई थी, है ना। तो पहला प्रदूषण से जो मौत हुई थी वो फ्रांस के एलाइडो की हुई थी, ये ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 27। मैं चाहूंगा आपको इसका कमेंट में आंसर दें कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 22, 24, 25, 27। जी हाँ, सही आंसर है आपका 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 2021 का इस बार विषय क्या था? तो इस बार विषय है शून्य मलेरिया का लक्ष्य तक पहुंचना। ये उद्देश्य है 2021 का मलेरिया दिवस के अवसर पर, है ना। इसको क्यों मनाया जाता है? इसका उद्देश्य क्या है? तो मलेरिया की रोकथाम, नियंत्रण और समाज और सरकार में प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए दिवस मनाया जाता है। भारत 2030 तक मलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। अभी बात की गई है हम लोग द्वारा इसके ऊपर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 27 अप्रैल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 26 अप्रैल, है ना। 26 अप्रैल को हम विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाते हैं।
क्यों मनाते हैं तो इसके बारे में देखते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस लघु और मध्यम आकार के उद्यम, ये इसका विषय है। विश्व बौद्धिक संपदा और लघु और मध्यम आकार के उद्यम इस बार का विषय है। अपने विचारों को बाजार तक ले जाना, है ना। मनाते क्यों हैं तो साफ साफ इसमें देखिए लिखा हुआ है कि पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और औद्योगिक डिजाइन के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने के लिए हम विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाते हैं। बढ़ते हैं आगे। 18वां क्वेश्चन आपका है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के एग्जामिनेशन के लिए। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 के अंतर्गत ई पंचायत पुरस्कार की पहली कैटेगरी में प्रथम स्थान किस राज्य का रहा? ऑप्शन आपके पास मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, देखिए पंचायत दिवस के अवसर पर ई पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 के अंतर्गत ई पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया और ई पंचायत पुरस्कार में 3 कैटेगरी में प्रदान किया गया, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। और प्रथम श्रेणी में जो है उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा, द्वितीय श्रेणी में तेलंगाना प्रथम स्थान पर रहा और तृतीय श्रेणी में कर्नाटक प्रथम स्थान पर रहा। 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर पंचायती राज पुरस्कार 2021 की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदान किया गया। क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान के लिए रखना है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 के अंतर्गत प्रथम ई पंचायत पुरस्कार के अंतर्गत प्रथम श्रेणी का पुरस्कार किसे दिया गया तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है आपके पास लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। और इसका सही आंसर होगा कश्मीर। जी हाँ, कश्मीर इसका सही आंसर होगा। क्यों होगा देखते हैं। कश्मीर घाटी में श्रीनगर में 7 अप्रैल से, जी हाँ 7 अप्रैल से 3 अप्रैल से 7 अप्रैल तक 5 दिवसीय ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके लिए इसमें ये है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। और इस ट्यूलिप गार्डन का पहले जो नाम था वो क्या था? सिराज बाग, है ना। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन का पहले जो नाम था वो था सिराज बाग। ये कश्मीर घाटी में स्थित है, कश्मीर घाटी के श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, और ट्यूलिप जो मनाया गया, ट्यूलिप फेस्टिवल मनाया गया, वो कहाँ मनाया गया? कश्मीर की घाटी में मनाया गया 3 से 7 अप्रैल के बीच। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, पुराने इन द सेंस की क्वेश्चन तो अभी आया है, लेकिन 2020 और 2019 का पुरस्कार एक साथ दिया गया। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2019 का, है ना। तो क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? आपके पास ऑप्शंस हैं कबूस बिन सैद अल सैद, शेख मुजीबुर रहमान, डेविड एटनबरो, सोनू सूद, है ना। इसका आंसर होगा 2019 के लिए कबूस बिन सैद अल सैद। जी है, ये ओमान के पूर्व सुल्तान हैं जिनको गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। 2019 से सम्मानित किया गया और 2020 से किसको सम्मानित किया गया? 2020 से सम्मानित किया गया शेख मुजीबुर रहमान, जिनको बांग्लादेश का राष्ट्रपिता, पहला राष्ट्रपति और बाद में प्रधानमंत्री भी बने, है ना। डेविड एटनबरो का नाम लिखा। डेविड एटनबरो को क्या दिया गया? इनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना। क्वेश्चन समझ में आया होगा, सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अप्रैल का ये दूसरा भाग है। आगे हम 2 भागों में और अप्रैल को लेकर चलेंगे और प्रयास हमारा रहेगा 4 वीडियोस में आपको अप्रैल की पूरी चीजों को, पूरे करंट अफेयर को कवर किया जाए, है ना। इसके बाद ऐसे ही अगले महीने का 4 वीडियो और प्रयास रहेगा कि जो महीना चल रहा है इसका वर्तमान का वीकली वीडियो आपको जल्द ही उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, चलते हैं अब लास्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है लेट्स ट्रैवल। ये देखिए फोटो आ गई आपकी, ये कबूस बिन सैद अल सैद की फोटो है जो ओमान के पूर्व सुल्तान है ना। चलिए, तो लेट्स ट्रैवल में हमने पिछली वीडियो में लद्दाख के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब की वीडियो में हम चलते हैं जम्मू कश्मीर। जी हाँ,
अगले वीडियो में हम चलेंगे जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर, कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, आपको पता है ना। ठीक है, तो बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। चल, तो ये सीमांत क्षेत्र की बात की गई, जम्मू कश्मीर के सीमांत क्षेत्र की बात की गई है ना। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत और भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश और पंजाब दक्षिण में, और आपका केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आपका पूर्व में जम्मू की सीमाएं साझा करता है। भाषाओं की बात करें अगर जम्मू कश्मीर की हम, तो भाषाएं कई प्रकार की हैं। देखिए, उर्दू, कश्मीरी, डोंगरी, लद्दाखी, बाल्टी, गुजरी, है ना। ये सारी भाषाएं जम्मू कश्मीर में प्रयोग में लाई जाती हैं। राजधानी दो है यहाँ पे, राजधानी यहाँ पे दो है ना। कौन कौन सी है? देखिए, श्रीनगर, श्रीनगर आपकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और आपकी जम्मू जो है शीतकालीन राजधानी है ना। चलेंगे आगे एक स्लाइड में चलते हैं। देखिए, प्रमुख दर्रों की बात की जा रही है यहाँ पे। प्रमुख दर्रों में देखते हैं जी, प्रमुख दर्रों में देखिए, आपको सभी को पता है, जोजिला दर्रा, काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा, ये प्रमुख दर्रे हैं जम्मू कश्मीर के, है ना। और लोक नृत्य की अगर बात की जाए तो भांड जश्न, जी हाँ, भांड जश्न मनाया जाता है, कश्मीर का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और ये कब मनाया जाता है? इसको फेस्टिवल ऑफ क्लाउन के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, भांड जश्न को फेस्टिवल ऑफ क्लाउन के बारे में भी जानते हैं। और मुख्य खुशियां जब परिवारों में आती हैं तो वहां पे यह कश्मीर के बारे में बताने के लिए, कश्मीर के बारे में जानकारी फैलाने के लिए यह जश्न मनाया जाता है। अगली बात की जाए डमहल, डमहल लोक नृत्य, डमहल लोक नृत्य रऊफ जनजाति, जी हाँ, रऊफ जनजाति द्वारा किया जाता है। और कश्मीर के लोगों में इसमें लोक नृत्य को बहुत प्रसिद्धि है, जिसके नाते इसको डमहल लोक नृत्य कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, डमहल लोक नृत्य किस जनजाति के द्वारा कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा रऊफ जनजाति, है ना। बढ़ते हैं आगे, अगली है कुद। कुद, ये कुद जनजाति द्वारा किया जाता है, और खास करके बरसात के मौसम के दौरान इसका जो अनुष्ठानिक नृत्य होता है, इसको कहते हैं कुद, एक अनुष्ठानिक नृत्य है, और ये खास करके बरसात के मौसमों में दौरान किया जाता है। अगला है रूफ, जी हाँ, रूफ। रूफ एक नृत्य है जो कि कश्मीरी महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कैसे कब किया जाता है? खुशी को मौके पर, जैसे नए फसल की उपज हुई है, बसंत का आगमन हो रहा है, तो ऐसे खुशी के मौके जो होते हैं तब ये रूफ नृत्य, लोक नृत्य किया जाता है। लास्ट है हाफिजा, बुगी नचून और बच्चा नगमा, है ना। ये तीनों लोक नृत्य हैं, और तीनों लोक नृत्य को समानता क्या है? शादी समारोह के दौरान ये किया जाता है ना। जब दुल्हा निकलता है, दुल्हन के घर जाने रहता है, तब एक नृत्य किया जाता है। जब दुल्हन निकलती है तब एक नृत्य किया जाता है। जब बारात पहुंच चुकी होती है तब एक नृत्य किया जाता है। ये तीनों नृत्य आपके सामने हैं। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। तो आगे प्रमुख जनजातियों की बात की जा रही है। प्रमुख जनजातियां आपके सामने हैं, ब्रोकबा, ड्रोकबा, डाई, शिन, चांगपा, पुरिकबा, गुर्जर, बकसाल, गद्दी, सिरपा, रुद और रऊफ। रऊफ की बात अभी वहां पे हुई थी। है ना, ये प्रमुख जनजातियां हैं जो वहां पे पाई जाती हैं। आगे देखते हैं, तो राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, प्रमुख रूप से राष्ट्रीय उद्यान दाचिगम, किश्तवाड़ और काजीनाग, और सलीम चिश्ती राष्ट्रीय उद्यान जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। राज्यपाल वहां के वर्तमान में कौन है? मनोज सिन्हा, है ना। मनोज सिन्हा उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो वर्तमान में वहां पे उपराज्यपाल है ना। अब बात की जाए जम्मू कश्मीर करंट अफेयर्स की, तो जम्मू कश्मीर करंट अफेयर्स में देखते हैं लड़कियों के लिए, जी हाँ, लड़कियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए और तेजस्विनी योजना चलाई गई, जिसके तहत उनको 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, है ना। तो आपको सीधे ध्यान रखना है, वित्तीय सहायता कितनी? 5 लाख रुपए की। और योजना का नाम क्या है? तेजस्विनी। किसके लिए? लड़कियों के लिए, जम्मू कश्मीर की लड़कियों के लिए यह योजना वहां के सरकार द्वारा, वहां के राज्यपाल द्वारा शुरू की, उपराज्यपाल द्वारा, माफ करिए, है ना। अगला है गरीब परिवार के मेधावी लड़कियां। अभी यहाँ पे भी लड़कियों की बात आई।
गरीब परिवार की मेधावी लड़कियों की शिक्षा के लिए सुपर सर्टिफाइड छात्रवृत्ति योजना भी जम्मू कश्मीर से संबंधित है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए, है ना, जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए प्रगति और सक्षम छात्रवृत्ति योजना जो उनके छात्रों के लिए चल रही थी, उसकी राशि 5,000 रुपए प्रति वर्ष बढ़ा करके अब कितनी कर दी है, 50,000 रुपया प्रति वर्ष कर दी है। ठीक है, ये अभी सभी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं जम्मू कश्मीर अफेयर्स से लेकर के। चलिए और देखते हैं, तो जम्मू कश्मीर के कुट भलवाल में नफेड द्वारा एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना की शुरुआत की गई। आपको ध्यान में है अपशिष्ट परियोजना, है ना। अपशिष्ट का सेंस होता है कचड़े से, और कचड़े के प्रबंधन की परियोजना कहां पे जम्मू कश्मीर में शुरू की गई, कोट भलवाल में शुरू की गई। किसके द्वारा शुरू की गई, नेफेड के द्वारा शुरू की गई, है ना। ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, जी हां, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में पहला इग्लू कैफे भी आपको ध्यान में होगा, है ना। पहला इग्लू कैफे जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, है ना। तो गुलमर्ग में दूसरे खेलो इंडिया खेलो नेशनल विंटर गेम 2021 का उद्घाटन किया गया। ठीक है, और देखते हैं, तो आरबीआई ने ई कुबेर भुगतान प्रणाली की शुरुआत कहां की, जम्मू कश्मीर के बैंकों में की। ई कुबेर भुगतान प्रणाली एक ऑनलाइन प्रणाली है जिसके अंतर्गत सीधे खातों में आपके पैसे पहुंचते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, तो जम्मू कश्मीर को संविधान के अनुच्छेद 239A के तहत केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। आप सभी को पता है ना, पिछले वीडियो में लद्दाख के बारे में बताया गया था। जम्मू कश्मीर के लिए ध्यान रखेंगे 239A और लद्दाख के लिए केवल 239। ये दोनों डिफरेंस आप ध्यान में रखेंगे। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। लद्दाख 239 अनुच्छेद के अंतर्गत और जम्मू कश्मीर 239A के अंतर्गत। ठीक है, और क्या इसके अंतर्गत क्या सुविधा मिल गई जम्मू कश्मीर को, इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर का अपना विधानसभा होगा, है ना। अच्छा, वर्तमान में देखें तो जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों की रैंकिंग की जाएगी, और उनकी रैंकिंग करने के लिए कौन सी योजना चलाएगी, उनकी रैंकिंग करने के लिए स्पैरो पोर्टल की लॉन्च किया गया। स्पैरो पोर्टल, जी हाँ, जम्मू कश्मीर के जो भी प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी हैं उनके ऑनलाइन मूल्यांकन किया जाएगा, और किस पोर्टल पे किया जाएगा, ये किया जाएगा स्पैरो पोर्टल पर। ठीक है, चलिए, इस प्रकार आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा, ऐसी आशा करता हूं। पूरा प्रयास रहता है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे लिए जाएं जो आपकी परीक्षा में सीधे आपके सामने दिखाई दें। क्वेश्चन ऐसे हो जो आपको परीक्षा में सफलता में 1 नंबर 2 नंबर फायदा करे, है ना। तो हम सभी का प्रयास है, आप सभी का प्रयास करें और हम एक दिन सफलता अर्जित करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, लक्ष्य अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।